Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll begin with a new chapter which is chapter 11 of ISC class 11 economics. तो इकोनॉमिक्स का जो आपका 11th चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स आ रहे हैं प्लीज़ उसका रिड्यूस सिलेबस या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पर लिख दीजिए, या किसी कम्युनिटी पोस्ट में आकर आप लिख सकते हैं, या उसके अलावा ईमेल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस पर भेज दीजिए। बिकॉज अभी मेरे को आपका रिड्यूस सिलेबस नहीं पता है तो कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, उसको टॉपिक की हेडिंग के साथ मेंशन करना। रीज़न बीइंग मेरी बुक पुरानी है तो उसमें जो आपका अगर 10.1 10.2 क्या है तो मे बी मेरी बुक में डिफरेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम करिए, जो चैप्टर आपको चाहिए उसके साथ उसका रिड्यूस सिलेबस मेंशन कर दीजिए। या तो ये मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन सी हेडिंग्स कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, या ये मेंशन कर दीजिए कौन से नहीं आ रहे हैं, उसके बाद अलग वाले पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी आगे का आप मेंशन कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन और जो आपका नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है आपका, इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। नाम ही इतना बड़ा चैप्टर का क्या कह रहे हैं। हमने 10th चैप्टर में ये पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ। उसमें बेसिकली हमने ये देखा कि हम एक फैक्टर से तो हमें पता चला था कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1991 के टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उस टाइम ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर PV नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो इनके ही कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि इन्होंने ही ये जो पॉलिसीज़ लाई, और बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इन्होंने ही ये पॉलिसीज़ लाई थी। और उस टाइम पे इंडिया को बहुत ज़रूरत थी 1991 में इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए। रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था कि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। ठीक है, लिबरलाइजेशन ही क्यों हम बात करते हैं, वैसे तो 3 चीज़ें आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या हुआ, हमने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। इंडिया की बात की जाए तो अलग अलग काम में, स्पेशली जो नॉन एग्रीकल्चरल काम था, नॉन एग्रीकल्चरल का क्या मतलब होता है, जो एग्रीकल्चर वाला नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल काम, वो सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो वाली चीज़ें। तो इन सब में क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ठीक है, आपको पता है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में। ठीक है, और सोशलिज्म यही कहता है कि सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल रहेगा, तो कंट्रोल रहता था। इस वजह से ये एक रीज़न बन गया कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो वही हुआ 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, हमने अपनी पॉलिसीज़ को लिबरल बनाया, मतलब लोगों को थोड़ी फ्रीडम दी, थोड़ा रिलैक्स कर दी चीज़ों को, उतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, यही हुआ था। अब ये तो हमने ये देख लिया पोस्ट लिबरलाइजेशन वाले 10th चैप्टर में कि लिबरलाइजेशन LPG पॉलिसी के बाद बेसिकली एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ आई और हमने ये देखा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या क्या है। स्ट्रक्चर चेंजेस का मतलब यहाँ हम एक्चुअली में वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। हमने पॉलिसीज़ देख ली, हमने प्रॉब्लम्स देख ली, बट वो पॉलिसीज़ के बाद और उन चीज़ों के बाद क्या एक्चुअल चेंजेस आए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आई, हर LPG को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ यहाँ पर देखी कि जो 1991 की पॉलिसी थी उसमें 3 चीज़ें आई थी। ठीक है, 3 चीज़ें आई थी, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड थर्ड आपका पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वैसे ये ऊपर होता है प्राइवेटाइजेशन पहले, तो ऐसे ही कर देते, आपको आसान होगा याद करने में। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और याद करने का सिंपल सा तरीका है LPG। ठीक है, LPG तो पता ही ना हम लोगों को,
एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और वैसे जो एलपीजी गैस होती है उसका क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो उससे हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इन तीन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंट्रो बेसिकली देख लिया कि क्या कहता है ये चैप्टर, किस चीज़ से डील करेगा। जब चैप्टर आगे पढ़ोगे तो आपको तभी ये हेडिंग समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ में आती है। तो थोड़ा डराने के लिए बच्चों को इतनी डिफ़िकल्ट सी हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो हम करने वाले हैं, एक मिनट, जो फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि आपको बताया था ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये 1991 की पॉलिसीज़ लाई गई थी। क्या ऐसी चीज़ें हुई थी, हम वो देखने वाले कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें अपनी इकॉनमी में चेंजेस लाने की, ठीक है। इसके कई फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट फैक्टर की, तो फर्स्ट फैक्टर था आपका वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसीज़। वीकनेस ऑफ 1991 के पहले की जो भी पॉलिसीज़ थी, प्री का मतलब पहले, 1991 में आने के ये जो पॉलिसीज़ थी, इनके पहले की जो पॉलिसीज़ थी वो वीक थी, ठीक है। इनके पहले कौन सी पॉलिसीज़ थी, अगर बात की जाए इनके पहले कौन सी पॉलिसीज़, तो कई सारी पॉलिसीज़ थी, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो तो आपके जो क्या कहते हैं उनकी बात करो, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की बात होती है, ठीक है। तो ये सब भी उसी के टाइम चल रहा था। और भी पॉलिसीज़ जो आपने एलपीजी में देखी, ठीक है, वो सब चीज़ें एलपीजी वाली पॉलिसीज़ 1991 के बाद की हैं। हम यहाँ देखेंगे कि 1991 के पहले जो पॉलिसीज़ थी बहुत वीक थी। क्यों? होता क्या था ना कि वो पॉलिसीज़ जो बनी थी वो हमारे कंट्री को ग्रो नहीं करने दे रही थी। रीज़न क्या था? हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ रही थी। उसके साथ साथ आपको पता है कि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर का कितना कंट्रोल रहता था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आने का मतलब कि हम चीज़ें प्राइवेट करें, इसका मतलब क्या है कि उसके पहले चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, पब्लिक थी। पब्लिक और प्राइवेट में यही फ़र्क होता है। पब्लिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई, अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनर गवर्नमेंट है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो ओनर है वो कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप ऑफ प्राइवेट पीपल है, पर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके पहले चीज़ें पब्लिक थी। तो जो भी हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती थी, आज के टाइम पे भी देखो तो पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या उतने इफेक्टिवली फंक्शन करते नहीं करते हैं, उनमें वीकनेस हो रही थी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे करके आप पढ़ोगे। प्राइवेटाइजेशन में आपके सिक यूनिट्स आए थे। सिक यूनिट्स का मतलब वो सारे फर्म्स या सिक फर्म्स जो कि बीमार हो गए, एक तरीके से था बीमार हो गए, मतलब उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, ठीक है। इसके बाद की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि स्टैग्नेशन हो गया था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि एक जगह पर चीज़ें रुक जाना। अगर हम बात करें तो हमारे जो डोमेस्टिक सेविंग्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हम अपनी कंट्री में कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ये जो थी ये स्टैग्नेट कर गई थी, एक जगह पर रुक गई थी, ग्रो ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें इकॉनमी में हो रही है, इसका मतलब जो पॉलिसीज़ आप फॉलो कर रहे हो वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट, इन चीज़ों से हमें पता चला कि हमारी पॉलिसीज़ में कुछ कमी है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंसिंग बहुत होती थी, बहुत रेगुलेशंस होते थे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये हमारी कंट्री की प्रॉब्लम थी 1991 के पहले, ठीक है, जिसके वजह से हमने सोचा कि नहीं हमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। उसके साथ साथ कुछ क्राइसिस भी हो रहे थे हमारे आसपास वर्ल्ड में, जो एक रीज़न बने थे हमारा 1991 की पॉलिसीज़ को लाने का। तो बेसिकली यहाँ डील कर रहे हैं कि क्राइसिस लाइक कंडीशंस थे, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अलग अलग हम ये क्राइसिस को पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या क्राइसिस थे। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, पहला नीड ये था कि 1991 की पहले की पॉलिसीज़ बहुत वीक थी। अब हम सेकेंड नीड देखेंगे, ठीक है, और सेकेंड नीड की यहीं पर बात हो रही है। वो सेकेंड नीड आपकी क्या कहती है? सेकेंड नीड कहती है मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले समझो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन से हमें, देखो एक्सचेंज जनरली जहाँ आता है, एक्सचेंज का मतलब हम क्या रिलेट करते हैं? मनी, पैसा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, और ये आपका यूएसए है, ठीक है। इंडिया सेल कर रहा है यूएसए को टी, तो जब इंडिया टी सेल करेगा तो यूएसए पेमेंट करेगा इंडिया को,
यूएसए किस पे पेमेंट करेगा? जब यूएसए पेमेंट करेगा तो डॉलर्स आएंगे इंडिया के पास, ठीक है। अब इंडिया अगर यूएसए से कुछ खरीदेगी तो इंडिया उसके बदले में पे करेगी, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया, ठीक है, डिटेल में नहीं समझाया गया अभी आपको। तो जब हम किसी कंट्री को सेल करते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलता है, लेकिन अब जब इंडिया यहाँ पर इम्पोर्ट कर रही होगी, जब खुद खरीदेगी तो उसको यही फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, ठीक है। डॉलर्स अर्न करेगी तभी उन डॉलर्स से यूएसए को पेमेंट करेगी, जब यूएसए से कुछ इम्पोर्ट करेगी। तो बेसिकली ऐसे ये फॉरेन एक्सचेंज का डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात समझ लो। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली यही कह रहा है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का मतलब है कि इंडिया के पास यूएसए से सामान खरीदने के लिए, ये फॉरेन से किसी भी फॉरेन कंट्री से सामान खरीदने की बात की जाए तो ये फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो रही थी, कम हो रहा था, यही क्राइसिस था। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो थी कि अक्यूट शॉर्टेज हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज की। इसका इमीडिएट कॉज जहाँ भी आ जाए ना, इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि तुरंत कौन सा ऐसा रीज़न था जिससे हमारे को ये प्रॉब्लम मेन दिखी, वो थी वॉर बिटवीन गल्फ़ कंट्रीज़। गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं मिडल ईस्ट वाली। कौन सी होती हैं? मिडल ईस्ट की कंट्रीज़। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर बात करो, ये वर्ल्ड है आपका और यहाँ पर इंडिया है, तो दिस इज़ द मिडल ईस्ट पोर्शन, जहाँ पे आपका ईरान, इराक, ये सारी चीज़ें आती हैं, अफ़गानिस्तान, ये सब आपका मिडल ईस्ट वाला पोर्शन हो जाता है। तो हुआ क्या, गल्फ़ कंट्रीज़ में वॉर चल रही थी, और गल्फ़ कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑयल होता है। ऑयल यहीं पर होता है, और ऑयल हमको यहीं से क्या करना पड़ता है? ख़रीदना पड़ता है। मतलब ऑयल करना था इंडिया को इम्पोर्ट। अब ऑयल जब इंडिया गल्फ़ कंट्रीज से खरीदेगी तो उनको पेमेंट करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में किस में चल रही होती है करेंसी? बेसिकली अगर बात की जाए तो डॉलर्स ही है जो चल रही होती है पूरी जगह पर, ठीक है। डॉलर्स के हिसाब से हम अपनी करेंसी का रेट डिटरमाइन करते हैं। तो गल्फ़ कंट्री से ऑयल ख़रीदने के लिए इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। फॉरेन से सामान खरीदने के लिए जो एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था इंडिया के पास। तो अब ये, और ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप इंडिया में नहीं आएगा तो कोई काम नहीं होगा। यहाँ अगर सोचो पेट्रोल नहीं है, आपने सब अपना सामान बना दिया, आपकी सबसे पहले आपको फैक्ट्री में काम करना है, रॉ मटेरियल मंगवाने होंगे। रॉ मटेरियल जब आएगा कहीं से, ट्रांसपोर्ट लगेगा, बस से, ट्रक से, किसी से आएगा, तो फ्यूल यूज़ होगा, ऑयल यूज़ होगा उसमें। अब ऑयल ही महंगा है, ठीक है, या नहीं है हमारे पास, आपने सामान बना के रख दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम हो, आप खुद ऑफिस कैसे आओगे अपने फैक्ट्री तक काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो अब देखना सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड कर रही है ऑयल पे, बिकॉज एवरीथिंग नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जो आपको सेल करना है मार्केट में, चाहे लोगों को ट्रैवल करना हो, ठीक है। तो बेसिक यहीं पर चीज़ बता रहे हैं कि ऑयल मंगवाना होता था पर वहाँ पे वॉर हो रही थी, ठीक है। तो वॉर के चलते क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऑयल बहुत महंगा हो गया था। तो और दिक्कत, पहले तो पैसे है भी नहीं खरीदने के, अब वो सामान का दाम और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया का एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल डेट, डेट का मतलब क्या होता है? DEBT वाला जो डेट होता है, इसका मतलब होता है कर्ज लेना, या फिर सिंपल भाषा में लोन लेना। एक्सटर्नल का मतलब होता है, जब इंडिया का एक्सटर्नल डेट का मतलब कि इंडिया जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले रही है, ठीक है। अब कंट्री भी को भी तो लोन चाहिए, तो कंट्री कहाँ से लोन लेगी? कंट्री फॉरेन कंट्री से लोन लेगी, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डेट। तो इंडिया के पास जब नहीं था पैसा तो उसने लोन लिया बाहर से, जब बाहर से उन्होंने लोन लिया, अब लोन का मतलब क्या है? लोन लिया तो आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करनी पड़ेगी। अब अगर आपने इंडिया ने 10,000 करोड़ का लोन ले लिया, मान लो चलो 10,000 का लोन ले लिया, ठीक है, 10,000 का लोन ले लिया, तो इस अमाउंट को तो उसे वापस करना ही करना पड़ेगा उस कंट्री को, उसके साथ साथ इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो लगेगा, ब्याज भी तो लगेगा। तो ये वाली दिक्कत आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया कि जब ये चीज़ें हुई, एक और प्रॉब्लम आई, कोई भी जो कंट्री होती है ना, उनको अगर लोन वगैरह चाहिए होता है तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रीज़ को लोन देती हैं, जैसे कि आपका IMF और आपका वर्ल्ड बैंक। IMF क्या होता है? IMF होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड ये आपको कंट्रीज़ को लोन देता है और वर्ल्ड बैंक ये भी लोन देता है। इंडिया को IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मना कर दिया था दैट वी विल नॉट गिव एनी लोन टू यू, क्योंकि आप लोन पे करने के उसमें हो ही नहीं। आप किसी को लोन देते हो, आपको पता है उस इंसान के पास बिल्कुल पैसे नहीं, तो आपको पता है आपको पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला है, तो इस बेसिस पर वो लोन देना उन्होंने मना कर दिया था। तो फॉरेन एक्सचेंज, और तीसरी चीज़ क्या हुई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई NRIs वाली। NRI कौन होता है? NRI होता है नॉन, R से होता है रेजिडेंट और I का मतलब होता है ऑफ इंडिया। NRI होते हैं वो लोग हु आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है। रिसाइड का मतलब क्या होता है? जो इंडिया में रह रहा है। मतलब वो लोग जो इंडिया के सिटीजन तो हैं, मतलब इंडियन है, वो सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं NRI। तो NRI इंडिया में रहते नहीं है, रहते कहीं और है, किसी दूसरे देश में काम करते हैं और वहाँ से वहीं पर रहते हैं, पर सिटीजन इंडिया के होते हैं, वो NRI होते हैं। तो NRIs जो हैं उन्होंने क्या किया था, जो जो वहाँ से कमाते थे तो वो इंडिया में भी उनके डिपॉजिट्स थे बैंक्स वगैरह में कहीं पर भी, तो वो क्या कर रहे, जब उनको पता चला कि इंडिया की ऐसी हालत है तो वो भी इंडिया के साथ अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करना शुरू कर दिए। तो इंडिया के पास और कमी पड़ गई क्रेडिट की और पैसे की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ कि इम्पोर्ट्स हमेशा से इंडिया के ज़्यादा ही रहे। मतलब जब खरीदने की बात आती है तो इम्पोर्ट्स हमेशा हाई रहते हैं कंपेयरिंग टू दी एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इतने हैं इंडिया के तो इम्पोर्ट्स इतने होंगे इंडिया के। तो जनरली ये रहता था कि इंपोर्ट्स की ग्रोथ हमेशा इंडिया में ज़्यादा उस टाइम पे बेसिकली ज़्यादा रही थी। तो डेफिनेटली आप बेचोगे कम, मतलब अर्निंग कम हो रही है, और सेल और ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए, खरीद ज़्यादा रहे हो तो आपके क्या होगा, आपके जो बैलेंस में डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, सरप्लस डेफिसिट सुना, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना, डेफिसिट मतलब कम हो जाना। तो यही इंडिया के साथ हो रहा था। इसके बाद इसमें बताया गया है कि बर्डन ऑफ फॉरेन डेट सर्विसिंग, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रीच्ड अ सिचुएशन जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वाज जस्ट इनफ। इंडिया की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास था ये केवल 3 वीक्स 3 हफ्तों के इम्पोर्ट करने के लिए काफ़ी था। मतलब बस इतना पैसा था कि इंडिया केवल 3 हफ्ते तक बाहर की कंट्रीज से चीज़ें इम्पोर्ट कर सकता था। उसके बाद बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचता, किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीदने के लिए इंडिया के पास पैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई थी। तो इंडिया की इकॉनमी बिल्कुल इस स्टेज पर आ गई थी कि अब बस इंडिया की इकॉनमी को कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम पर ये नीड, दीज वर द नीड ऑफ द आवर, जिसकी वजह से 1991 की पॉलिसीज़ आई। इसके बाद बात की जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पूरे ख़त्म हो गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI सेंट्रल बैंक है इंडिया का। यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व रखे जाते हैं और उनके बेसिस पर भी बेसिकली उन्हीं के बेसिस पर आप कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नोट छापना रहे, अनलिमिटेड नोट छाप तो पूरे इंडिया की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं। कितने नोट छपेंगे, कितनी करेंसी इंडिया में सर्कुलेट करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने रिजर्व्स हैं, रिजर्व में गोल्ड और सिल्वर कितना है इंडिया का। ठीक है, तो बेसिकली यही बात हो रही है कि हुआ क्या कि इंडिया को उस टाइम पर गोल्ड को मॉर्टगेज करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि अपना ये फॉरेन एक्सचेंज की चीज़ को वो कर सके, वो फॉरेन से जो लोन लिया था इन सब चीज़ों से कर। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना। मतलब आपको अगर लोन लेना है बैंक से और आपने वहाँ पर अपने सोने के हार रख दिए, सो दैट इज मॉर्टगेजिंग और गोल्ड। सो सिमिलरली इंडिया, व्हाट इंडिया डिड कि इंडिया ने भी अपना गोल्ड मॉर्टगेज किया टू द वर्ल्ड बैंक कि वो लोन ले सके। सो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ इंडिया कंसिडरिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और कंसिडरिंग द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड नीड आपको समझ आ गई। यही जो पॉइंट्स है, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर्स। ठीक है, इसी तरीके से NRIs वाला पॉइंट लिखना है आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला लिखना है, गल्फ कंट्रीज़ की वॉर्स के बारे में लिखना है, और जो आपका था इतनी चीज़ें थी। हाँ, चाहो तो वो गोल्ड मॉर्टगेज वाला लिख दो, बट दैट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको इसलिए बताया गया ताकि आप उस टाइम की कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से समझ सको कि बेसिकली क्या हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपकी सेकंड नीड कंप्लीट होगी। अब आते हैं थर्ड नीड पे। तो थर्ड नीड ऑफ द आवर क्या बनी थी हमारी, कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि IMF, वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्या किया, इंडिया में
कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज कर दी। कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज करने का क्या मतलब होता है, कंडीशनैलिटी वर्ड आया है आपका कंडीशन से, मतलब कंडीशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हुआ क्या, अब जब इंडिया लोन लेने के लिए गई, इंडिया वॉज पुश टू द वॉल, मतलब बेसिकली इंडिया को पूरा साइडलाइन कर दिया गया था कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया का लास्ट रिजॉर्ट यही था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गया कि भाई कुछ सलाह दो, कुछ बताओ हम कैसे अपनी इस इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करें। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो थी उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज हम आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ेंगे, यही होते हैं कंडीशनलिटीज़। तो यही कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दिए ज़बरदस्ती, अब वैसे करना ही पड़ा था क्योंकि इंडिया को ग्रो करने का और कोई रास्ता नहीं था। तो कुछ कंडीशंस IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पर इम्पोज करे कि अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरेन एक्सचेंज दे, आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव करो, देन यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर इकॉनमी, और वो चेंजेस करोगे, वो हमारी शर्तें मानोगे, तभी हम आपको फॉरेन एक्सचेंज देंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके पहले वो डिनाई कर चुके थे कि अब हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो यही बात आई। तो हुआ क्या, कंडीशंस क्या लगाए गए थे, जो कंडीशंस लगाए गए थे वो आपको इंपॉर्टेंट है जानना। इंडिया वॉज आस्क्ड टू कट डाउन फिस्कल डेफिसिट, कट डाउन फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद आपके में बताया गया है ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, लिबरलाइज डोमेस्टिक इकोनॉमी, एंड लास्ट है आपका रिलैक्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल फ्लो। किस पे रेस्ट्रिक्शंस कम करने हैं, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स पे, ठीक है। ये चेंजेस करने को बोला उन्होंने कहा कि अपना फिस्कल डेफिसिट, ये जो आपके अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है ना, इसको कम करो, ठीक है। जो आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, ये चीज़ को आपको देखनी पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट पूरा टॉपिक है जो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, बेसिकली मनी सप्लाई में बहुत चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मनी सप्लाई आपको ग्रोथ करनी, अभी के लिए केवल टर्म्स याद कर लो आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। लिबरलाइज डोमेस्टिक इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी का मतलब, जो डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री की इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी को क्या करो, लिबरलाइज करो। लिबरलाइज मतलब थोड़ी सी लोगों को क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम दो, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस कम लगाओ, रोक टोक कम करो अपनी इकॉनमी में, ठीक है। उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस, जो इंटरनेशनल फ्लो हो रहा है गुड्स का, क्या होता है जब हम सामान खरीदते बेचते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, वहाँ पर भी टैक्सेस और ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप इतना टैक्स चार्ज करोगे, इतनी ड्यूटीज़ लगाओगे, तो कौन आपकी कंट्री में आकर सामान बेचेगा, लोग पहले ही पीछे हो जाते हैं आपके इतने रेस्ट्रिक्शंस देखते हुए। सो यू हैव टू लिबरलाइज, यू हैव टू रिलैक्स दोज रेस्ट्रिक्शंस इफ़ यू वांट कि आपके इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है वो स्मूथली फ्लो कर सके। तो ये 4 कंडीशनैलिटीज़ दी, और भी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बात होती है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो था, उनके प्रेशर में इंडिया की पॉलिसी मेकर्स जो थे, दे वर प्रेशराइज्ड टू मेक दीज चेंजेस इन दी इकोनॉमी, और करनी पड़ी उनको अपनी पॉलिसी में चेंजेस। क्या था, ताकि मतलब बेसिकली वर्ल्ड बैंक उनको फिर से और पैसे और क्रेडिट लोन दे सके, ठीक है। बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। तो डेस्परेट नीड के चलते क्या हुआ, ये बेसिकली आपकी आती है ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन के तरफ की पॉलिसीज़ बनानी पड़ी। जो ग्लोबलाइजेशन भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ों को पढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट हो गया, मनी सप्लाई, बेसिकली ये सारी चीज़ें लगभग करके ग्लोबलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया को ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा, यहीं से पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई। इसके बाद आपका आता है फोर्थ जो आपका रीज़न था वो है फॉल ऑफ USSR। क्या है फोर्थ आपका, फॉल ऑफ USSR। USSR क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, हाँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिक। बेसिकली USSR क्या है आपका, रशिया। अब हुआ क्या, USSR जो है सोशलिस्ट है, इसके नाम में क्या आ रहा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये ऐसा है, देखो पहले USSR है, ठीक है,
यूएसएसआर की अगर बात की जाए तो ये सोशलिस्ट थी पहले। क्या था पहले? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो जब सोशलिस्ट थी तो यूएसएसआर के इंडिया के मतलब बेसिकली जो इंडिया के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, कंज्यूमर गुड्स थे, उनकी बहुत अच्छी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट क्या थी? यूएसएसआर। इंडिया के कंज्यूमर गुड्स जो यूएसएसआर में बिकते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, यूएसएसआर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया के क्या थे, ये इंडिया के कंज्यूमर गुड्स के मार्केट हुआ करते थे। यहाँ इंडिया के कंज्यूमर गुड्स यहाँ पर बिकते थे। हुआ क्या, उसी टाइम जिस 1991 की बात बता रही हूँ, उसी टाइम में इसका यूएसएसआर, यूरोपियन, इन सब का क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, अगर पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी हो तो पढ़ो, देखो उसमें कि किस तरीके से यहाँ पर ये सोशलिस्ट का सिस्टम हटा और फिर सब क्या हो गया, ये आपके बन गई मार्केट इकोनॉमी। क्या बन गई? मार्केट इकोनॉमी। पहले क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जब तक थी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है, और इंडिया के बहुत अच्छे से रिलेशंस थे, इंडिया के ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे, इंडिया की कंज्यूमर गुड्स की बहुत बड़ी मार्केट होती थी यहाँ पे, ठीक है। बट क्या हुआ, जब इसका पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, लोगों के बिलीफ्स चेंज हुए, पूरी इकोनॉमी चेंज होगी। तो इकोनॉमी बन गई आपकी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब भाई अब तो कॉम्पिटिशन आएगा, अब बाकी सारे लोग भी, बाकी सारी कंट्रीज़ भी यहाँ पर आकर अपना बिजनेस करेंगी, ट्रेड करेंगी, डीलिंग्स करेंगी। तो अब इंडिया को compete करना पड़ेगा यहाँ पर सेल करने के लिए। अब यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, और भी कंपनीज आएंगी, तो इंडिया को यहाँ पर अब क्या हो, इंडिया के अंदर कंपटीशन आना चाहिए, इंडिया को compete करना है। एंड कंपटीशन में आने के लिए इंडिया को अपनी इन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ गए। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि एट द एंड ऑफ 1990 पॉलिटिकल सिस्टम इन कंट्रीज़ को कोलैप्स कर गया। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो मार्केट इकोनॉमीज़ बन गई और इंडिया को ओपन इकोनॉमी बनना पड़ा। क्या? ओपन अप होना पड़ा। एक यहाँ पर आप फीचर देखोगे, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का। ओपन इकोनॉमी वो है जो इकोनॉमीज़ आपके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो है ट्रेड करती हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी वो जो केवल अपने कंट्री के अंदर ट्रेड होता है, उसके बाहर नहीं होता है कोई ट्रेड। तो इंडिया को ओपन अप होना पड़ा, ओपन इकोनॉमी अच्छे से बननी पड़ी और मार्केट के अंदर प्रॉपर कंपटीशन में, वर्ल्ड के लेवल पर कंपटीशन में आना पड़ा, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा अगर इंडिया को सर्वाइव करना है। तो इसी वजह से, इन चीज़ों की वजह से क्या हो गया कि इंडिया जो है देयरफॉर रीऑर्गनाइज्ड इट्स पॉलिसीज़, और इसलिए इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए। सो दीज वर द रीजंस, व्हाट वर द नीड्स, कि क्यों इंडिया में ये एलपीजी की पॉलिसी आई। सो आई होप आपको ये नीड समझ में आ गए होंगे। इफ़ देयर आर एनी डाउट्स देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस चैप्टर का और जो भी चैप्टर आपको चाहिए उसका रिड्यूस सिलेबस या जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा एंड फिर उस पर वीडियो वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। एंड कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।